अगस्त 28, 2003 की दोपहर 2:30 बजे एक अधेड़ उम्र का पिज्जा डिलीवर करने वाला आदमी ब्रेन वेल्स एरी पेंसिल्वेनिया के पीएनसी बैंक में गया। उसके दाहिने हाथ में एक छोटी छड़ी थी और उसके कॉलर के नीचे एक हिस्सा उभरा हुआ था। वेल्स 46 साल का था और उसके सर पर बाल नहीं थे। वो बैंक में काम करने वाली एक महिला के पास गया और उसके सामने एक नोट रख दिया जिसमें लिखा था, अपने उन कर्मचारियों को इकट्ठा करो जिन्हें तिजोरी का कोड पता है और एक बैग में $2,50,000 डाल दो। फिर उसने अपनी शर्ट उठाकर उसके नीचे पहने हुए बॉक्स को दिखाया। वो एक बॉम्ब था। टेलर ने वेल्स को बताया कि इस टाइम कोई भी तिजोरी को खोल नहीं सकता और इसलिए उसके पास $8,702 कैश है जो काउंटर पर पड़ा था। उसने बैग में डालकर वेल्स को दे दिया। वेल्स काउंटर से उठाई हुई डम डम लॉलीपॉप खाते हुए बैंक से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। वो भी ज्यादा दूर नहीं गया था। कुछ 15 मिनट बाद पुलिस ने वेल्स को जियो मेट्रो के बाहर पार्किंग लॉट में पकड़ा। पुलिस ने उसे घेर लिया, उसके हाथ पर हथकड़ी लगाई और उसे जमीन पर बैठने को कहा। वेल्स ने पुलिस को बताया कि पिज्जा डिलीवरी के टाइम कुछ काले लोगों ने बंदूक की नोक पर यह बॉम्ब उसके गले में पहनाया और उसे बैंक लूटने के लिए मजबूर किया। ये कभी भी फट सकता है, वेल्स ने डरते हुए कहा। मैं झूठ नहीं कह रहा। पुलिस ऑफिसर्स ने बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया और गाड़ी के पीछे अपनी पोजीशन ले ली। अगले 25 मिनट तक वेल्स जमीन पर आराम से पैर पर पैर रखकर बैठा रहा। क्या तुमने मेरे बॉस को कॉल किया? वेल्स ने एक बार पुलिस वालों से पूछा, ये सोचते हुए कि उसके बॉस को यह लग रहा होगा कि वो अपने काम से भाग रहा है। अचानक उस बॉक्स से अलार्म जैसी आवाज आने लगी। वेल्स बहुत ही डर गया। वो उस बॉम्ब से अलग होने की कोशिश करने लगा और बॉम्ब से आवाज आने लगी, बीप 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 बूम। बॉम्ब फट गया और उसने वेल्स की छाती के चिथड़े चिथड़े कर दिए। डिलीवरी मैन ने अपनी आखिरी सांस ली और वहीं जमीन पर मर गया। उस वक्त दोपहर के 3:20 हो रहे थे। बॉम्ब स्क्वाड 3 मिनट लेट पहुंचे। पुलिस ने छानबीन शुरू की। वेल्स की गाड़ी में उन्हें 2 फुट लंबी एक छड़ी मिली जो बहुत ही शातिर तरीके से घर पर बनाई हुई गन थी। बॉम्ब भी एक घर पर की हुई रचना ही थी। उसमें इस्तेमाल की गई चीजें बहुत अलग थी। उस बॉम्ब के 2 भाग थे। 3 बैंड का एक मेटल कॉलर जिसमें 4 की होल्स थे और एक 3 डिजिट का नंबर लॉक, एक लोहे का बक्सा जिसमें 6 इंच की 2 पाइप बॉम्ब्स थे और उसमें बिना धुएं वाला पाउडर, एक बहुत बड़ा कॉलर जो वेल्स के गले में हथकड़ी की तरह लगाया गया था। जांचकर्ताओं ने बताया कि यह बॉम्ब किसी प्रोफेशनल ने बनाया था। उस बॉम्ब में 2 सनबीम किचन टाइमर्स का भी इस्तेमाल किया गया था और उसी के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर का भी। उसे निकालकर कुछ वायर्स भी आ रही थी जो किसी से भी कनेक्टेड नहीं थी। उस मशीन में भी कुछ ऐसी चीजें थी जिनका कोई मतलब नहीं था और वो बस कंफ्यूज कर रही थी। सबसे ज्यादा हैरान और पेचीदा था वो हाथ से लिखे हुए नोट्स जो कार्यकर्ताओं को वेल्स की गाड़ी से मिला। ये नोट्स अगवा किए गए आदमी के लिए थे जिसमें लिखा गया था कि उसे $2.5 लाख बैंक से लूटना है और उसके बाद उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी जिसमें उसे कुछ चाबियों और कोड्स को ढूंढना था जो एरी में छुपा हुआ था। उसमें कुछ ड्राइंग्स बनी हुई थी, डिटेल्ड मैप था और किन चीजों से खतरा हो सकता है उसके बारे में भी बताया गया था। अगर वेल्स ने वो सब किया जो उसे करने को कहा गया था तो वो खुद को उस बॉम्ब से आजाद कर सकता था। उस काम में नाकाम होना या उसे करने से इनकार करने का नतीजा था मौत। बचने का सिर्फ एक तरीका है, वही करो जो कहा जाए। और उन नोट्स की आखिर में लिखा था कि यह बॉम्ब तभी निकल सकता है अगर सभी इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो किया जाए। जो करना है अभी करो, सोचना बाद में वरना मारे जाओगे। ये सब देखकर लगता था कि जिसने भी ये चोरी करने का प्लान बनाया है उसने वेल्स को बहुत बड़ी मुसीबत का साथी बना लिया है जिसका अंत सिर्फ मौत ही है। ये सब चोरी के दिन 1:30 बजे शुरू हुआ। वेल्स मामा मियास पिज्जा रिया में काम करता था। उसे 2 छोटे सॉसेजेस और पेपरोनी पाई का ऑर्डर आया जो एक लोकेशन पर डिलीवर करना था। वो जगह शहर से थोड़ी दूरी पर थी। हालांकि वेल्स की शिफ्ट खत्म होने वाली थी पर फिर भी उसने डिलीवरी करने के लिए हाँ कर दिया। वो पार्सल लेकर तकरीबन 2 बजे दुकान से बाहर निकला।
लोकेशन पर पहुंचकर कुछ लोगों ने उसका स्वागत सर पर गोली रखकर किया और उसे बैंक लूटने के लिए मजबूर किया गया, वरना उसे मार देते। अगले दिन एरी टाइम्स का एक रिपोर्टर और फोटोग्राफर उस लोकेशन पर पहुंचे। उस जगह पर पुलिस ने घेराबंदी कर ली थी और किसी को भी उसके अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। पर रिपोर्टर ने वहां एक बड़े से आदमी को देखा। वो घटना वाली जगह के पास के घर में ही रहता था। उसके घर का आंगन उस टावर तक फैला था जहां यह घटना घटी। उस आदमी ने अपना नाम बिल रॉथस्टेन बताया। रॉथस्टेन 59 साल का एक सहायक था और उस जगह में काफी सालों से रह रहा था। वो बहुत ही अच्छे से बात कर रहा था, जैसे उसे अपनी भाषा का बहुत ज्ञान हो। बिल रॉथस्टेन सिर्फ एक ऐसा इंसान था जिसका घर उस टावर के सामने था और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसने अपने अंदर एक गहरा राज छुपा रखा था। सितंबर 20 को जब वेल्स की मौत को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, रॉथस्टेन ने 911 पर कॉल किया। 8645 पीच स्ट्रीट के गैराज में एक डेड बॉडी है। उसने अपने घर का एड्रेस देते हुए कहा। वो बॉडी एक बड़े फ्रीजर में है। इस कॉल के कुछ घंटों के अंदर रॉथस्टेन पुलिस की गिरफ्त में था। उसने पुलिस को बताया कि वो काफी दिनों से बहुत तकलीफ में था। उसने आत्महत्या करने के बारे में भी सोच लिया था और उसके चलते उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा था जो पुलिस को उसके घर से बरामद हुआ। उस नोट में रॉथस्टेन ने माफी मांगते हुए लिखा था कि उन लोगों के जिन्होंने हमेशा मेरे बारे में सोचा, मेरे गैराज के फ्रीजर में जो डेड बॉडी है वो जिम रॉर्डन की है और मैंने उसे नहीं मारा और ना ही उसके कत्ल में मेरा कोई हाथ है। और आखिर में लिखा था कि इसका वेल्स के केस से कोई लेना देना नहीं है। अगले 2 दिन तक रॉथस्टेन ये समझता रहा कि उसके फ्रीजर में जिम की लाश कैसे आई। उसने कहा अगस्त का महीना था जब उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मार्जरी डी हेल आर्मस्ट्रांग का कॉल आया। वो एक दूसरे के साथ 1960 से 1970 तक थे। मार्जरी ने रॉथस्टेन को बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड जिम रॉर्डन के सर पर पैसों की वजह से हुई बहस के कारण रेमिंगटन 12 गेज शॉटगन से 2 गोली मार दी हैं और उसको उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने और उसके घर को साफ करने में उसकी मदद चाहिए। मार्जरी और रॉथस्टेन का घर 10 माइल की दूरी पर था। रॉथस्टेन ने वो किया जो मार्जरी ने उसे कहा। उसने जिम की बॉडी अपने गैराज में पड़े फ्रीजर में 5 हफ्तों तक रखी। उसने बड़ी मेहनत से उस गन को पिघलाकर शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। पर रॉथस्टेन पूरी तरह मार्जरी के प्लान को नहीं फॉलो कर पाया। वो जिम की बॉडी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने 911 पर कॉल करके सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि पता नहीं मार्जरी उसके साथ क्या करेगी। सितंबर 21 रॉथस्टेन के 911 पर कॉल करने के ठीक 1 दिन बाद पुलिस ने मार्जरी को गिरफ्तार कर लिया। उसके 6 महीने बाद जनवरी में वो गुनहगार साबित हुई और उसकी दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उसे 7 से 20 साल की सजा सुनाई गई। उसके बाद उसने ये भी कबूल किया कि उसे सब पता था। उसने बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल किए गए किचन टाइमर सप्लाई किए थे और वो बैंक की चोरी के वक्त आसपास ही थी। उसने ये भी बताया कि वेल्स पिसागाय सिर्फ एक शिकार नहीं था, बल्कि वो भी बैंक लूटने के प्लान में हिस्सेदार था। और रॉथस्टेन भी, जिसने उसे जिम के मर्डर में अंदर करवाया था, वो ही इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। पर जब मार्जरी रॉथस्टेन पर इल्जाम लगा रही थी, तब उसने खुद को ही अपने बातों में फंसा लिया था। मार्जरी के बताने से पहले ही पुलिस को मार्जरी पर कॉलर बॉम्ब बनाने के शक पैदा हो गया था। फिर 2005 खत्म होने तक एक और गवाह सामने आया। उसने बताया कि टीवी रिपेयर करने वाला एक आदमी जिसका नाम केनेथ बार्न्स था, वो भी इस सब में शामिल था। बार्न्स मार्जरी का पुराना साथी था। ये दोनों साथ में मछली पकड़ने जाया करते थे। बार्न्स ने इस प्लान के बारे में खुले में बात की थी और उसके जीजा ने उसके इस प्लान का खुलासा कर दिया था। बार्न्स पहले से ही एक ड्रग केस में जेल में था। अपनी सजा के बढ़ने के डर से बार्न्स ने एक डील की। वो पूरे क्राइम की डिटेल्स बताएगा, जिसके बदले में उसकी सजा कम कर दी जाएगी। बार्न्स ने बताया कि इस पूरे प्लान के पीछे मार्जरी का हाथ था। उसने ही बॉम्ब बनवाया और उसने ही बैंक लूटने का प्लान बनाया, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। वो लौटाए गए पैसों से अपने डैड को मरवाने की सुपारी देना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके डैड उसके हिस्से की जायदाद उसे नहीं देंगे। मार्जरी और बार्न्स को एक खतरनाक जुर्म को अंजाम देने की सजा हुई, एक ऐसा प्लान जिसके पीछे मार्जरी का हाथ था और वेल्स इस प्लान का तीसरा गुनहगार था। 4 साल तक चली कार्रवाई और इंटरव्यूज को देखते हुए यह सामने आया कि वेल्स इस प्लान में शुरू से ही शामिल था।
उसने गले में बॉम्ब पहनकर बैंक लूटने का फैसला खुद लिया, क्योंकि उसे लगा कि वो बॉम्ब नकली था। उसने पुलिस को पागल बनाने के लिए खुद को एक विक्टिम बताया, ताकि अगर वो पकड़ा जाए तो वो ये कह सके कि वो किसी की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। वेल्स एक प्लानर होने के बावजूद उस घटना का शिकार हो गया। उसे एक बंदी होने का नाटक करते हुए कब धोखा मिला उसे खुद पता नहीं चला। एक नकली बॉम्ब असली साबित हुआ और वो उसका शिकार बन गया। बार्न्स को 2008 में बॉम्ब बनाने और उस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए जिम्मेदार बताया गया। उसे 45 साल की सजा सुनाई गई और उसने मार्जरी के खिलाफ गवाही देने के लिए हां कर दिया ताकि उसकी सजा कम हो सके। क्या इस डकैती के पीछे कत्ल की साजिश हुई या फिर डकैती की गई ताकि कत्ल छुपाया जा सके? किसी को इसका सही जवाब नहीं मिला और इसलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मनी हाइस्ट साबित हुआ, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग? जैसे कि आप लोग जानते हो, अपने चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के लिए कुछ ही सब्सक्राइबर्स बचे हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचा दो। तो देखते हैं कब तक आप इस चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचाते हैं। अभी आज के कहानी पे आते हैं। एंटवर्प हीरो की डकैती सदी की सबसे बड़ी हीरो की डकैती जानी जाती है। तभी से डकैती को इतिहास की सबसे बड़ी चोरी का नाम दिया गया। चोरों ने हीरे, सोना, चांदी और बहुत से अलग अलग तरह के गहनों की चोरी की, जिसकी कीमत तकरीबन $100 मिलियन थी। यह घटना एंटवर्प, बेल्जियम में 15 से 16 फरवरी 2003 को हुई। हालांकि वक्त रहते गिरफ्तारी हुई पर सभी गहने नहीं मिले। जिस तिजोरी में सारे हीरे रखे जाते हैं वो तिजोरी एक बिल्डिंग के 2 माले नीचे है। उसकी सुरक्षा के लिए बहुत से कैमरास, एक ऐसा ताला जिसकी 100 मिलियन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, इंफ्रारेड हीट डिटेक्टर्स, सीस्मिक सेंसर, डॉपलर रेडार और एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया। उस बिल्डिंग का अपना एक सुरक्षा दल था और साथ ही साथ एंटवर्प के उस इलाके की सुरक्षा भी कड़ी थी। यह चोरी 5 लोगों ने मिलकर करी। इनका लीडर था लियोनार्डो। वो एक पेशेवर चोर और समझ सको तो उकसाने वाला आदमी था। उसने एंटवर्प के डायमंड इलाके के पास रहने के लिए जगह ली और यहीं से उसे चोरी के बाद पकड़ा गया, क्योंकि क्राइम सीन के पास एक सलामी सैंडविच पाया गया जिस पर उसका डीएनए मेल खाता था। लियोनार्डो के अलावा उस टीम में कम से कम 4 लोग और थे, जिन्हें लियोनार्डो ने एक नाम दिया था। हालांकि उसने नाम देने की बात को मानने से इनकार कर दिया। स्पीडी, एक चिंतित और पागल आदमी, वो लियोनार्डो का पुराना दोस्त था और उसका काम था कि वो सारे सबूत इकट्ठा करके जंगलों में ले जाकर जला देगा। यह नाम पिएत्रो तवानो को दिया गया। द मॉन्स्टर, एक लंबा हट्टा कट्टा आदमी, ताला बनाने वाला, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और ड्राइवर, बहुत ही ताकतवर। यह नाम फर्डिनेंडो फिनोटो को दिया गया। द जीनियस, अलार्म सिस्टम बनाने में माहिर, इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञ, यह नाम साइमन को दिया गया। द किंग ऑफ कीज, एक बूढ़ा आदमी जो दुनिया का सबसे होनहार चाबी बनाने वाला था। इसके बारे में कोई नहीं जानता और ये इकलौता ऐसा चोर है जो पुलिस से फरार है। इस गिरोह ने बहुत सी गहराई से डायमंड सेंटर की पूरा मुआयना किया। उन्होंने ये एक पेन कैमरा की मदद से किया। उसके पास सेंटर के कुछ वीडियोस और फोटोज पाए गए। लियोनार्डो अक्सर उस सेंटर में डायमंड के व्यापारी के भेष में जाता ताकि सिक्योरिटी वालों को उसे देखने की आदत बन जाए। तिजोरी के दरवाजे के ऊपर इस गिरोह ने एक छोटा कैमरा छुपाया जो लाइट्स बंद होने के बाद देखना मुश्किल था। ऐसा इसलिए करा गया ताकि जब भी सिक्योरिटी गार्ड तिजोरी खोले तो उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए कॉम्बिनेशंस का पता चल सके। इसके बाद ये अपने डेटा को एक सेंसर को प्रसारित करता, जिससे इस गिरोह ने पास के ही एक फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर छुपा दिया था। ये एक्सटिंग्विशर पूरी तरह काम करता था, लेकिन इसके अंदर वाटर टाइट चेंबर था जिसमें कैमरा के डेटा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स छुपाए गए थे। इस गिरोह ने तिजोरी का रूबरू हुलिया बनाकर वहां चोरी करने से पहले उसका अभ्यास किया। लियोनार्डो ने बताया कि हुलिया बनाने में उसकी मदद एक अंदर के आदमी ने की थी। चोरी से एक दिन पहले लियोनार्डो नियमित रूप से तिजोरी में गया था। उस वक्त उसने थर्मल मोशन सेंसर में लड़कियों के बालों में लगने वाला स्प्रे कर दिया। स्प्रे में मौजूद तेल पारदर्शी था और वो कुछ समय के लिए सेंसर्स के सामने हो रही गतिविधि या ऊर्जा को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही लागू था।
इसलिए गिरोह ने उस समय का महत्व उठाते हुए सेंसर्स को हमेशा के लिए गायब करने का विकल्प ढूंढ लिया था और सेंसर को डीएक्टिवेट कर दिया था। सिक्योरिटी कैमरा में यह सब रिकॉर्ड हुआ, पर क्योंकि गार्ड लियोनार्डो की तिजोरी में आने जाने से अवगत था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। लियोनार्डो चोरी के वक्त पास में खड़ी गाड़ी में ही था और पुलिस के सायरन पर नजर रखे हुए था ताकि गिरोह के गुनाह खत्म करते ही वो लोग वहां से भाग सकें। सभी ने अपने अपने हाथों में प्लास्टिक के दस्ताने पहने ताकि वो लोग कहीं भी अपनी उंगलियों के निशान ना छोड़ दें। बैंक के आसपास लगे कैमरास से बचने के लिए किंग ऑफ कीज ने डायमंड सेंटर के साथ बनी एक बिल्डिंग जो कि खाली थी उसकी चाबी बनाई। उस बिल्डिंग और डायमंड सेंटर का गार्डन एक ही था और उस खाली बिल्डिंग में कैमरा नहीं लगा हुआ था, इसलिए पकड़े जाने का डर नहीं था। उस गार्डन से एक छोटी बालकनी सेंटर की ओर जाती थी जिसे गिरोह ने एक सीढ़ी के सहारे पार किया। एक इंफ्रारेड सेंसर छत पर लगा था, पर जीनियस ने उस पर घर पर बने पॉलिएस्टर शीट को लगा दिया और थर्मल सेंसर को छुपा दिया ताकि गिरोह का कोई भी सदस्य उसमें ना फंस सके। उसने फिर बालकनी पर लगे अलार्म को भी बंद कर दिया। तिजोरी के बाहर लगे कैमरास को काली थालियों से ढक दिया गया ताकि गिरोह अपनी अपनी लाई गई लाइट्स को जला सके। तिजोरी के दरवाजे पर चुंबक का ताला था जिसके 2 हिस्से थे। जब उसके दरवाजे बंद हो जाते तब वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं और जब खुले होते हैं तब वो फील्ड टूट जाता है और अलार्म बजने लगता है। द जीनियस ने इससे बचने के लिए एक एल्यूमिनियम प्लेट बनाई थी जिसकी एक तरफ उससे डबल टेप लगाई। फिर उसने उस प्लेट को 2 कुंडियों में अटकाया और उन्हें खोल दिया। जबकि वो अपनी सही पोजीशन से ढीले थे, पर फिर भी वो एक तरफ से दूसरी तरफ अटके हुए थे और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे थे। उसका फोकस अब हिल गया और तिजोरी की दीवार पर लगा दिया गया। किंग ऑफ कीज ने वीडियो की मदद से तिजोरी की एक बड़ी सी चाबी बनाई जो बनाना वैसे नामुमकिन था। चोरी से पहले वो जानता था कि सिक्योरिटी गार्ड्स अक्सर तिजोरी खोलने से पहले वॉशरूम जाया करते थे, इसलिए उसने भी वहां जाकर जांच करने के बारे में सोचा। वॉशरूम खुला था और उसे वहां तिजोरी की चाबी लटकी हुई मिली। उसने असली चाबी चुराने का फैसला किया और सोचा कि अगर वो ऐसा करता है तो कभी किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि तिजोरी की कोई दूसरी चाबी भी बनी थी, जब तक लियोनार्डो पकड़े जाने पर इस बात का खुलासा खुद नहीं करता। गिरोह आसपास की सभी लाइट्स को तिजोरी खोलने से पहले बंद कर देते हैं ताकि तिजोरी की ट्रिपिंग लाइट सेंसर से बचा जा सके। जैसे ही किंग ऑफ कीज ने अंदर का दरवाजा खोला, द मॉन्स्टर जो अंधेरे में काम कर रहा था कमरे के बीचों बीच आया और कदम गिनते हुए उस जगह तक पहुंचा जहां सीलिंग के पैनल के पीछे सिक्योरिटी कैमरा की इनबाउंड और आउटबाउंड तारें थी। इन तारों में एक इलेक्ट्रिक पल्स चल रहा था और अगर कोई भी सेंसर ट्रिप होता या टूटता तो उन तारों के बीच का सर्किट भी टूट जाता और अलार्म बजने लगता। इससे बचने के लिए द मॉन्स्टर ने बड़ी ही सावधानी से वायर की प्लास्टिक कोटिंग ऊपर से हटाई और एक नई तार का टुकड़ा उसके साथ लगा दिया, जिससे सर्किट रीरूट हो गया और अगर अब सेंसर ट्रिप होता भी तो अलार्म नहीं बजता। हीट सेंसर को स्टायरोफोम से और लाइट सेंसर को टेप से ढक दिया गया। तिजोरी के नक्शे को याद करते हुए गिरोह अंधेरे में ही काम करता रहा। वो कभी कभी अपनी लाइट जलाते ये देखने के लिए कि वहां ड्रिल कर रहे हैं वो जगह ठीक है या नहीं। किंग ऑफ कीज ने लॉकर खोलने के लिए हाथ से बनी ड्रिल का इस्तेमाल किया और सभी माल एक बड़े बैग में भर दिया। उन्हें यह काम खत्म करते करते 5:30 बज गए और वो लोग उसी ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आ गए। इतना समय लगने की वजह यही थी कि उन्हें बहुत ही ध्यान से हर कदम उठाना था। फिर उन लोगों ने अपने अपने बैग लियोनार्डो की गाड़ी में डाले। वो उन्हें लेकर अपने घर की तरफ बढ़े और बाकी सब पैदल आए। उसका काम सिर्फ इटली के हीरो के एक व्यापारी बनना ही था। इस चोरी को अंजाम देने के लिए सबने 18 महीने तक मेहनत की। इस गिरोह ने अलग अलग तरीके अपनाए और तहकीकात करने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोई तिजोरी के अंदर बिना अलार्म बजे घुसा तो घुसा कैसे। ये गिरोह तब पकड़ा गया जब लियोनार्डो और स्पीडी ने फ्रांस के एक जंगल में सबूत मिटाने के बारे में सोचा। स्पीडी बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसे लगता था कि इतना कीमती सामान साथ में ले जाने से वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उन्होंने पास के ही जंगल में सबूत जलाने का फैसला किया। स्पीडी को पैनिक अटैक आने लगा, जिसकी वजह से उसने सबूत पूरी तरह जलाने की बजाय उन्हें मिट्टी के नीचे दबा दिया। लियोनार्डो अपने हिस्से के सबूत मिटाने में व्यस्त था। जब उसने देखा कि स्पीडी ने सबूत जलाए नहीं हैं, तब उसने वहां वक्त जाया नहीं किया क्योंकि उनका जंगल से जल्द निकलना भी जरूरी था और उन्हें लगा कि वैसे भी कोई भी ये सबूत ढूंढ नहीं पाएगा। पास ही में रहने वाला आदमी जिसकी वो जमीन थी जहां लियोनार्डो ने सबूत छोड़े थे, उसने अगले ही दिन सब देखने के बाद पुलिस को इत्तला कर दिया। उसे लगा कि उसके पड़ोसी के बच्चों ने फिर से उसके साथ कोई शरारत की है। जब उसने बताया कि कूड़े में कुछ कागज ऐसे भी हैं जिन पर एंटवर्प डायमंड सेंटर लिखा है, तो पुलिस ने फौरन तहकीकात करनी शुरू की।
वो सबूत पुलिस के लिए काफी था जिससे वो गिरोह का पता लगा सके। सबसे पहले पुलिस ने लियोनार्डो को पकड़ा, जिसकी फुटेज क्लिप उन्हें पास ही के किराने की दुकान से मिली जहां से उसने सैंडविच खरीदा था। उन सबूतों से भरे कागजों में एक रसीद उस दुकान की भी थी। चोरी के बाद लियोनार्डो और उसकी टीम ने डायमंड सेंटर की कैमरा फुटेज भी चुरा ली ताकि किसी को भी उनका पता ना चल सके। कई लॉकर्स को जबरदस्ती खोला गया था। हर लॉक स्टील और कॉपर से बंद था, जिस पर की लॉक और कॉम्बिनेशन लॉक दोनों लगे हुए थे। लियोनार्डो को इस प्लान की शुरुआत करने का दोषी माना गया। वो इस प्लान का लीडर था। उसे इटालियन चोरों का खिताब दिया गया, जिसे कहते थे ला स्कुओला दी टोरिनो, द स्कूल ऑफ ट्यूरिन, जो सभी जुर्म करता है। उसे 2005 में एंटवर्प के कोर्ट की तरफ से 10 साल की सजा हुई, पर उसे 2009 में पेरोल पर रिहा कर दिया गया। 2011 में पेरोल के नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में उसके नाम का यूरोपियन अरेस्ट वारंट जारी किया गया। उसमें से एक नियम यह था कि वो डकैती के शिकार हुए लोगों की कमी पूर्ति करेगा, जिसकी कोशिश उसने कभी नहीं की, जिसकी वजह से 2013 में उसे पेरिस के चार्ल्स डे ग्वाले एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जहां वो यूनाइटेड स्टेट से ट्यूरेन जाने के लिए लेओवर कर रहा था और उसे अपनी बची हुई सजा के लिए फिर से जेल भेज दिया गया। सितंबर 4, 1972 को आधी रात के बाद क्लाइंबिंग स्पर्स पहने हुए एक आदमी मॉन्ट्रियल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स और सेंट एंड्रयू एंड सेंट पॉल के चर्च के बीच बने पेड़ पर चढ़ता है ताकि वो म्यूजियम की छत तक जा सके। फिर वो एक सीढ़ी नीचे करता है, जिसका इंतजार नीचे खड़े 2 और आदमी कर रहे होते हैं। तीनों आदमी रोशनदान की मदद से बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं। रोशनदान की मरम्मत चल रही थी, इसलिए वहां के सभी कैमरास बंद थे। वो तीसरी मंजिल की छत से 15 मीटर की एक रस्सी से खिसक कर नीचे उतरते हैं। दूसरी मंजिल में घूमते वक्त घुसपैठियों ने एक सिक्योरिटी गार्ड को किचन के अंदर या उसके नजदीक पाया। जब गार्ड ने घुसपैठियों की बात नहीं मानी तो उनमें से एक आदमी ने हवा में 2 गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज सुनकर ड्यूटी पर मौजूद 2 और सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए। सिक्योरिटी गार्ड्स को बांधा, उनके मुंह में कपड़ा घुसाया और उन्हें पहली मंजिल के एक हॉल में बंद कर दिया गया। गार्ड्स ने बाद में पुलिस को बताया कि 2 आदमियों ने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। उनके बाल लंबे थे और उनके हाथ में बंदूक थी। उनमें से एक फ्रेंच बोल रहा था और दूसरा इंग्लिश। उन्होंने तीसरे आदमी की भी आवाज सुनी और वो भी फ्रेंच बोल रहा था, पर कभी उसे देखा नहीं। इन चोरों को पेंटिंग्स और बाकी आर्टिफैक्ट्स इकट्ठा करने में आधा घंटा लगा। उन्होंने दीवार पर लगे दर्जनों कैनवस भी छूने पर अलार्म बजने की वजह से उन्हें हाथ जो कुछ भी लगा वो उसे लेकर भाग गए। चोरी की गई चीजों में 39 गहने और 18 पेंटिंग्स थी, जिनमें से कुछ बहुत ही मशहूर पेंटर्स के द्वारा बनाई गई थी, जैसे कि कोरॉट, कॉर्बे, डिलाक्रॉइक्स, ब्रुगेल द एल्डर, रूबेंस एंड रेम्ब्रांड, जिसकी कीमत $1 मिलियन थी। म्यूजियम ने दावा किया कि उनके यहां से कुल मिलाकर $2 मिलियन की चोरी की गई है। रूथ जैक्सन म्यूजियम में रखे गए सजावटी कलाओं के जिम्मेदार थे। वो म्यूजियम में काम कर रहे उन कर्मचारियों में से थे जिसने पुलिस को फोन करके चोरी के बारे में इत्तला किया। उन्होंने अपनी गैलरी के टूटे हुए डिस्प्ले, फटे हुए बैकिंग्स, सैकड़ों साल पुराने फ्रेम को टूटे हुए देखा। चोर पीछे जो पेंटिंग छोड़ गए थे उनमें से थी पिकासो, द एल ग्रेको, 2 गोयास की, एक रेनोयर की और एक रेम्ब्रांड की। बाकी सब वो ले गए। ये सब देखकर जैक्सन ने पुलिस को कहा कि शायद चोरों का इरादा पूरा म्यूजियम लूटना था। बुधवार को इस म्यूजियम में चोरी होने से पहले एक घर में भी कीमती पेंटिंग्स की चोरी हुई, जो म्यूजियम से तकरीबन 1 घंटा ही दूर था। यह खबर पहले पन्ने पर नहीं छपी, पर उनका चोरी का तरीका भी फिल्मी था। 30 अगस्त 1972 3 आदमी अपना चेहरा ढककर हाथ में बंदूक लेकर $50,000 की पेंटिंग्स एग्नेस मिल्ड्रम, जिसका मॉन्ट्रियल में ट्रक और स्टोरेज का एक काफी सफल व्यापार था, उसके घर ओका समर रेजिडेंस से चुरा कर फरार हो गए। समाचारों के हिसाब से चोरों ने पहले माली को बांधा, घर लूटा और फिर 600 फुट ऊंचे पहाड़ से उतरकर पानी में खड़ी मोटर बोट के जरिए फरार हो गए। और इसमें भी 2 चोरों की भाषा फ्रेंच थी और एक अंग्रेजी में बात कर रहा था। पहले अखबार में यही आया कि दोनों चोरियों के चोरों में समानताएं थीं, पर बाद में निश्चय हुआ कि दोनों के चोर अलग थे। म्यूजियम की चोरी के कुछ हफ्तों बाद पुलिस ने कुछ स्टूडेंट से पूछताछ की जो म्यूजियम के कुछ कर्मचारियों को जानते थे। ये स्टूडेंट्स एकोल देस बियोक्स आर्ट्स दे मॉन्ट्रियल न्यूली के थे, पर इस पूछताछ से कोई फायदा नहीं हुआ और इसलिए कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। पुलिस को लगा कि इस जुर्म में अंदर का ही कोई आदमी जिम्मेदार है, इसलिए सभी कर्मचारियों से पूछताछ की गई। जांच में पता चला कि किसी भी आदमी का इसमें कोई हाथ नहीं था।
2010 के इंटरव्यू में बिल बेंटे, जो कि म्यूजियम के प्रवक्ता थे, अब नहीं रहे, उन्होंने आर्ट क्राइम के लेखक कैथरीन स्कोफील्ड सेस्गिन को बताया कि स्टाफ का कोई भी आदमी इस चोरी में शामिल नहीं है। अगर अंदर का कोई भी आदमी हो सकता है तो वो सिर्फ स्काईलाइट की मरम्मत कर रहे लोगों में से ही हो सकता है। पुलिस ने उन लोगों से भी पूछताछ की पर किसी के भी शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला। बेंटे ने कैथरीन को यह भी बताया कि जुर्म होने के कुछ दिनों बाद पहला फोन आया। उस आदमी की आवाज नाक से निकल रही थी और उसका लहजा यूरोपियन था। उसने म्यूजियम में काम कर रहे किसी आदमी को शर्ब्रूक और मेटकाल्फ की मैकगिल यूनिवर्सिटी के पास बने फोन बूथ पर बुलाया। वहां म्यूजियम के डायरेक्टर ने फोन पर बात की। उन्हें जमीन पर पड़े पुराने सिगरेट्स के पैकेट को उठाने को कहा गया। उसमें उन्हें एक पेंडेंट मिला जो म्यूजियम से चोरी हुए गहनों में से एक का हिस्सा था। चोरों और म्यूजियम के बीच फोन और मेल के जरिए बातें हुई। अक्टूबर 26, 1972 को एक भूरे रंग का लिफाफा आया जिसमें म्यूजियम से चोरी हुई पेंटिंग्स की तस्वीरें थी। लिफाफे पर पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल लिखा हुआ था। शायद वो कोई चिन्ह था या फिर सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए लिखा गया होगा। शहर का सी पोर्ट वेस्ट एंड गैंग से जुड़ा है, जो कि एक आयरिश क्राइम गिरोह है और वो तब भी था और आज भी सक्रिय है। गिरोह ने म्यूजियम से चुराई चीजों को वापस करने की कीमत $5 लाख मांगी। फिर उन्होंने उससे कम करके $2.5 लाख कर दी। म्यूजियम के डायरेक्टर डेविड गाइल्स कार्टर, जो अब नहीं रहे, ने गिरोह को एक पेंटिंग वापस करने को कहा ताकि म्यूजियम को यकीन हो सके कि चोरी की गई पेंटिंग्स अब भी उनके पास थी। कार्टर को गेयर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के एक लॉकर में पेंटिंग चेक करवाने के लिए कहा गया। कार्टर ने म्यूजियम के सिक्योरिटी डायरेक्टर को वहां भेजा। उसे वहां ब्रुगेल के एक पैनल मिला जिस पर सुंदर चित्रकारी की हुई थी। ये देखने के बाद कार्टर ने जल्द से जल्द बाकी पेंटिंग्स को वापस लाने के लिए कैश का इंतजाम किया। हालांकि वो एक षड्यंत्र था जिसमें पुलिस के आदमी को चोरों से डील करने के लिए पैसों के साथ भेजा गया, पर पुलिस की एक गाड़ी जिसे इस ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, वो मिलने की जगह से होकर गुजरी, जिसने चोरों को डरा दिया और डील पूरी नहीं हो पाई। अगले दिन चोरों ने म्यूजियम में फोन करके उन पर किए गए ट्रैप का गुस्सा निकाला और उसके बाद महीनों तक कार्टर को उनकी तरफ से कोई फोन नहीं आया। अगले साल 1973 की गर्मियों में म्यूजियम के एक बोर्ड मेंबर को किसी का फोन आया जिसने म्यूजियम की पेंटिंग्स का पता होने का दावा किया। मॉन्ट्रियल के एक इंश्योरेंस एडजस्टर एंड्रे देक्वोनो ने उस गुमनाम आदमी से बात की और सोचा कि उसके जरिए उन्हें अब पेंटिंग्स मिल जाएंगी। म्यूजियम $10,000 लगाने के लिए सहमत हो गया अगर देक्वो फोन करने वाले को पैसे डिलीवर करेगा। देक्वो एक दोपहर तकरीबन 2 बजे पैसों से भरे एनवेलप को लेकर निकला। पहले वो शहर के फोन बूथ पर गया जैसे ही कॉलर ने कहा था। वहां से फिर उसे घोड़ों के रेसिंग ट्रैक ब्लू बॉनेट्स के फोन बूथ तक जाने के लिए कहा गया, जो सेंट लॉरेंट बोलेवर्ड और हेनरी बोरास मेट्रो स्टेशन पर था। देक्वो को पूरे शहर में 11 अलग अलग फोन बूथ पर 4 बजे तक घुमाया गया। आखिर में उसे पैसों से भरे एनवेलप को सेंट मार्टिन बोलेवर्ड के एक खाली प्लॉट में लगे साइन बोर्ड के नीचे रखने को कहा गया। फिर उसे हेनरी बोरासा मेट्रो स्टेशन के पास बने फोन बूथ पर आने को कहा गया, जहां उसे बताया जाता है कि आखिर पेंटिंग्स हैं कहां, पर वो फोन कभी बजा ही नहीं। फिर वो अपने ऑफिस में वापस आ गया और सुबह 8 बजे उसके पास एक फोन आया। कॉलर ने बताया कि पेंटिंग लेवाल के एक मोटेल में है। पुलिस ने बिल्डिंग को चारों ओर से घेरकर छानबीन की पर कुछ नहीं मिला। इस जुर्म के बारे में जितने भी आर्टिकल्स लिखे गए उनके अनुसार ये कहानी यहीं खत्म होती है। चोरों ने म्यूजियम में 18 नहीं बल्कि सिर्फ 14 पेंटिंग्स ही चुराई थी और चोरी हुई चीजों की असल में बताई गई कीमत से कहीं ज्यादा थी, $5 मिलियन। रेम्ब्रांड की चुराई गई एक पेंटिंग की कीमत ही $1.75 मिलियन थी। चोरी के 50 साल बाद भी पुलिस आज तक ये नहीं बता पाई कि कितनी चीजें चोरी हुई और वो किसने चोरी की। मेटकाल्फ और शेरब्रूक, जहां से गहने का एक पेंडेंट बरामद हुआ था, अब वहां कोई फोन बूथ नहीं है और ना ही वहां अब कोई और सबूत मिला। 50 साल बाद भी उस जुर्म के लिए किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई सबूत नहीं मिले। वास्तव में पुलिस अब सबूतों को खो चुकी है। टिप्स मिली पर उनकी ठीक से जांच नहीं की गई। इस वजह से मिली गई जानकारी का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जुर्म का रिकॉर्ड भी अब खोने लगा है। 100 सालों में, 50 सालों में, एक अरसे में या फिर एक महीने में ही जब तक ये कहानी सबके सामने आई, शायद तब तक मॉन्ट्रियल की चोरी हुई पेंटिंग्स दुनिया में हो रही किसी नीलामी में बेच दी गई होंगी। ज्यादातर इन आर्ट की वसूली तब होती है जब इनका मालिक इनकी कीमत लगाता है। ज्यादातर नीलामी घर को चोरी किए गए सामान की नीलामी करने की अनुमति नहीं है, इसलिए उस सामान को उसके असली मालिक को सौंप दिया जाता है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी होती है।
और आज तक इतिहास में इतनी बड़ी चोरी कभी किसी ने नहीं की है।